गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज दशहरा है, इसलिए हैप्पी दशहरा आप लोगों को। सबको दशहरा बहुत मुबारक हो। आज क्लास इसीलिए रखी गई है कि सबकी छुट्टी है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब अटेंड कर पाएँ। इसलिए आज की क्लास संडे को रखी गई। मैं देख रही हूँ जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, एक बार मुझे हेलो मैसेज कर दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास का टॉपिक है केस स्टडी। केस स्टडी सीबीएसई बोर्ड ने इस साल ही इंट्रोड्यूस करी है। आज हम केस स्टडी के क्वेश्चन समझेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पाँच मिनट में बस क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ, कोई अगर और किसी को ज्वाइन करना है। 11 बजे का टाइम दिया था, 2-3 मिनट हैं अभी 11 बजने में, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लें। केस स्टडी इस बार से इंट्रोड्यूस हुई है। पेपर का पैटर्न, जो नया पेपर का पैटर्न सीबीएसई ने इशू करा है, वो मैं पहले आपको एक वीडियो में समझा चुकी हूँ कि इस साल का पेपर का पैटर्न किस तरह का आने वाला है। और केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक पे किस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो पहले आपको समझा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको समझाया है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस किस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स से बन सकते हैं। आज की वीडियो में प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड चैप्टर और 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड फंक्शंस, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन कैसे बनेगा केस स्टडी का, ये मैं आज आपको बताऊंगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं, बस 2-3 मिनट और वेट करके स्टार्ट करेंगे कि हमें केस स्टडी के पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। हैप्पी दशहरा अगेन ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी ज्वाइन करा है आज की क्लास। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इसमें मैंने 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जिनको मैं इसमें आपको समझाऊंगी। और पहले जो 2 वीडियोस आपको सीबीएसई पैटर्न से रिलेटेड दी गई हैं, उनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। उनमें मैंने एक वीडियो में, पहली वीडियो में पूरा पेपर एनालाइज करा है और दूसरी वीडियो में केस स्टडी के क्वेश्चंस किस तरह से किसी भी टॉपिक पे बन सकते हैं। आप खुद चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं, वो मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया है।
आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। केस स्टडी इसी साल से इंट्रोड्यूस हुई है। पहले केस स्टडी बीएसटी या आपके जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते थे, जैसे हिस्ट्री वगैरह में इस तरह के थ्योरेटिकल पेपर्स में आती थी। मैथ्स में इस साल से ही पहली बार सीबीएसई ने केस स्टडी इंट्रोड्यूस करी है। पार्ट ए में पूरे पेपर में आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले लास्ट ईयर क्या होता था, आपके पेपर में 4 सेक्शंस होते थे। इस बार बोर्ड ने पूरे पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पूरा 1 मार्क का है, तो आज हम पार्ट ए की बात करेंगे। इसमें 16 क्वेश्चन तो 1 मार्क के हैं, जो सिंपल आपके एग्जाम में आते हैं, और पार्ट 2 क्वेश्चन इसमें पार्ट ए में ही सेक्शन 2 में केस स्टडी के आएंगे। कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं कि अभी हम केस स्टडी के पर्टिकुलर क्वेश्चंस समझने जा रहे हैं। देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपको 17 एंड 18 ये क्वेश्चन नंबर हैं जो आपके केस स्टडी के होंगे। 17 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 18 क्वेश्चन भी 4 मार्क्स। इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। चॉइस किस तरह से मिलेगी? ऐसे नहीं है कि आपको 17 या 18 में से एक क्वेश्चन करना है। चॉइस इस तरह से है, 17 और 18 दोनों क्वेश्चन में जो केस दिया गया है वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग केस होंगे। जैसे सैंपल पेपर में आपको दिया गया है 17th क्वेश्चन आपका 6th चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया गया है, तो वो केस आपको पूरा समझना पड़ेगा। और 18th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, वो भी आपको पूरा समझना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने के बाद अब आपको 17th क्वेश्चन में 5 पार्ट्स मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको 5 के 5 पूरे पार्ट्स नहीं करने। एक पार्ट जो आपको मुश्किल लगता है वो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपका 17th क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 18th क्वेश्चन भी 4 मार्क्स। दोनों क्वेश्चंस आपके 4 एंड 4 मार्क्स के हो गए। अब देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये केस स्टडी का 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। इसको आप रीडिंग टाइम में पूरा अच्छी तरह समझ लें और आप तभी डिसाइड कर लें कि कौन से 4 पार्ट आप इजीली कम कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। रीडिंग टाइम में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप 4 पार्ट कौन से वाले करने वाले हैं।
अगर उसमें कोई फॉर्मूला या रफ कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप पेंसिल से कहीं साइड में थोड़ा लिख सकते हैं, जिससे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब हम केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने प्रोबेबिलिटी से लिया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वेटेज 13 चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, और इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, 5 मार्क्स से ज़्यादा है। और आपके पेपर में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं। लास्ट ईयर तक आपके पेपर में 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस काफ़ी होते थे। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स के आते थे। अब इस बार अगर आप ठीक से पेपर को समझेंगे तो पेपर सेटर के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस तो आपको पार्ट बी सेक्शन 5 से मिलेंगे। वो आपको मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से है, दूसरा क्वेश्चन आपका एलपीपी यानी 12 चैप्टर से है, और तीसरा क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी एनसीईआरटी में 11 चैप्टर से है। अब बच गया प्रोबेबिलिटी भी 5 मार्क्स से ज़्यादा की देनी है, तो पेपर सेटर इस तरह से चेंजेस कर सकता है कि एलपीपी या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन केस स्टडी के लिए डाल दे और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लास्ट 5 मार्कर क्वेश्चंस में डाल दें। तो ये क्वेश्चन जो आपको केस स्टडी के जब आप समझेंगे तो इसमें लिखने का मेथड पूरा अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क करके केस स्टडी में आ रहा है तो आप इसको लिखने का मेथड आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ आंसर से आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर पेपर सेटर ने चेंज कर दिया, आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया, तो आपको लिखने का मेथड पूरा समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आज हम इसको पूरा प्रॉपर लिखेंगे भी। देखिए, इन अ सेल्फ असेसमेंट सर्वे 60% persons claimed that they never indulged in corruption. 60% persons ऐसे हैं जो किसी भी करप्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। ये एक सर्वे है। सर्वे में ये बताया गया कि 60% पर्सन्स ऐसे हैं जो कभी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। 40% persons claimed that they always speak truth. 40% persons ऐसे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, and 20% say that they neither indulge in corruption nor tell lie. 20% ऐसे हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है और झूठ भी कभी उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। A person is selected at random out of this group. अब फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन ये है, what is the probability that the person is corrupt
and always speak truth. Means अब हम यहाँ, क्योंकि हम लिखने का मेथड भी यहाँ बता रहे हैं, तो इसलिए पहले हमने ये पांचों पार्ट के लिए एक ही बार आपको लिखना है. A be the event that person is not correct. A event हमने सपोज कर ली कि पर्सन करेक्ट नहीं है. And B be the event that person speaks truth. अब आपको ये गिवन है probability of A equals 0.60, 60%, B 40%, यानी 40/100. एंड आपको यहाँ पे बोथ दिया हुआ है, यानी जो पर्सन्स करेक्ट भी नहीं है और हमेशा ट्रुथ बोलते हैं वो है 20%, यानी 20/100. जब बोथ होता है, बोथ का मतलब हम इंटरसेक्शन लेते हैं. इंटरसेक्शन का जो साइन है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये साइन आपका इंटरसेक्शन आता है बोथ के लिए. जब आपको दोनों इवेंट की बात करनी है तब हम इसको इंटरसेक्शन को यूज करते हैं. अब देखिए, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द पर्सन इज नॉट करेक्ट एंड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. ये हमारी क्या है, दोनों ए इवेंट है. पर्सन इज नॉट करेक्ट, ये आपकी ए इवेंट है. पर्सन इज नॉट करेक्ट. और बी इवेंट है आपकी स्पीक ट्रुथ. तो यानी ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया दोनों का. दोनों का हमें क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है कि 20% है, तो यही इन्होंने पूछा है यहाँ ए पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में आपको बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दी गई है. केस स्टडी का मीनिंग यही है कि आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके दी जाएगी. यहाँ दिया है इन्होंने नाइदर इंडल्ज इन करप्शन एंड नॉट टेल्स लाई. तो यहाँ आपको क्वेश्चन दे दिया कि पर्सन इज नॉट करेक्ट एंड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. तो ये आपका हो गया 20%. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज आइदर करेक्ट और टेल्स लाई. अब आपको यहाँ देखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन इज आइदर करेक्ट और लाई. ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि और अगर आपका आ रहा है तो और का मीनिंग क्या होता है. जब भी आपको और आ गया, यहाँ और आ गया, तो इसका मीनिंग यूनियन होता है. और का मीनिंग यूनियन निकालना है आपको. अब ये हम पहले ही सपोज कर चुके हैं. ये आपको गिवन है. यहाँ हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी. ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है. अब इसको करने के लिए
एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका पूरी प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम A यूनियन B फाइंड करेंगे। PA एंड PB आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ रखनी है। PA 0.60, PB 0.40 एंड PA इंटरसेक्शन B 0.20। इनको सॉल्व कर लेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन नेवर इंडल्ज इन करप्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी टेल्स ट्रूथ। अब ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 13.1 से हो गया। कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें आपकी दो इवेंट हैं। एक इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है ही एंड शी टेल्स ट्रूथ। ये आपकी जो आपने 13.1 में समझी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेल्स ट्रूथ, ये आपको फाइंड करनी है। इफ, जबकि आपको इफ वाली ये गिवन होती है नेवर इंडल्ज इन करप्शन। तो यहाँ पे ये तो आपका वही है जो हमने गिवन है हमें। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि आपको क्या क्वेश्चन इसमें है? अगर आपको 13.1 एक्सरसाइज अच्छे से आती है तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाली टेल्स ट्रूथ यानी बी जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है और ए इवेंट हमें गिवन है, यानी कि हमें B/F फाइंड करना है। B/F, B को हम जैसे आप E इवेंट सपोज करते हैं उसकी तरह से ट्रीट करेंगे एंड A F इवेंट की तरह से ट्रीट होगी। अब ये पार्ट आपका 13.1 एक्सरसाइज की तरह से होगा। इसका फॉर्मूला P इंटरसेक्शन A, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड A प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है। यहाँ आपको दो इवेंट हैं, आपको इसको समझना है। दोनों की वैल्यूज रख दी, पॉइंट रिमूव हो जाएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो आपका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट देखिए, इफ द पर्सन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he or she claims to have never indulged in corruption। ये भी आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होती है उसको हम ई मानते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है
नेवर इंडल्ज इन करप्शन, ये वाली इवेंट आपको फाइंड करनी है। और इफ जो होता है वो गिवन होता है। इफ पे आपकी गिवन है ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ये हमने पहले सपोज किया था, यही है। अब आपको फाइंड क्या करना है, A/B प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन नेवर इंटर्ड, यहाँ हमने इसको सीधा करके लिख लिया। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाता है तब आपको ये पूरा लिखने का मेथड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास ए इवेंट नेवर इंडल्ज इन करप्शन और गिवन वाली इवेंट है ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमें फाइंड करना है A/B। तो फॉर्मूला आपका यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कंडीशन प्रोबेबिलिटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा समझ लें कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 इवेंट होती हैं। एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसको हम यहाँ पहले लिखते हैं, जैसे हमने पहले A लिखा। फिर जो हमें गिवन होती है वो या तो हमें इफ करके गिवन होती है या गिवन वर्ड के बाद लिखी होती है, उसको हम B सपोज करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब इनकी दोनों की वैल्यूज़ रख दी, 0.20 अपॉन 0.40। तो ये आंसर आ गया आपका 1/2। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होता है इसी को मेन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो सजेशन यही है कि आप फर्स्ट 4 पार्ट अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि जो 5th पार्ट है वो डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आर द 2 इवेंट्स being not corrupt and speaking truth mutually exclusive। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं। एक्सक्लूसिव ये आपने 11th क्लास में 16 चैप्टर 16.2 एक्सरसाइज में पढ़ी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होती हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। यानी कि अगर आप एक सिंगल डाइस थ्रो कर रहे हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप एक डाइस थ्रो करते हैं, इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है, इनका अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब आपको पेपर सेटर ने ये पूछा है कि जो 2 इवेंट A और B आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों इवेंट क्या इनका इंटरसेक्शन 5 है? इनका इंटरसेक्शन क्वेश्चन में गिवन है 20%। तो यहाँ इंटरसेक्शन 5 नहीं है। अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो आपका इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दोनों इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। गौरव एंड सतीश appear
for an interview for 2 posts in a company. The probability of selection of Gaurav is 0.60 and that of Satish is 0.20. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में इस तरह का एक क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन 13.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे मैंने 5 पार्ट्स आपके लिए हैं। गौरव एंड सतीश appears for an interview for 2 posts in a company. The probability of selection of Gaurav is 0.60 and that of Satish is 0.20. ये क्वेश्चन में गिवन है कि गौरव का अगर सिलेक्शन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.60 एंड सतीश का सिलेक्शन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। अब आप ये मत कहिएगा कि गौरव ज़्यादा होशियार है और सतीश बेचारा बेवकूफ़ है। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली गौरव इज सेलेक्टेड। अब यहाँ क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट कि ओनली गौरव इज सेलेक्टेड। अब आप कहेंगे सीधा दिया हुआ है 0.60, ये क्या क्वेश्चन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौरव सेलेक्ट हो लेकिन सतीश सेलेक्ट ना हो। ऐसे नहीं है कि सीधा गौरव की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.60 गिवन है तो आप सीधा आंसर 0.60 लिख दें कि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, फिर क्वेश्चन में क्यों पूछा गया। चलो अच्छा है, पूछा गया तो 1 मार्क तो मिल गए 0.60। लेकिन अगर आपने सीधा लिख दिया 0.60, आपका मार्क्स हो गया 0। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी अगर ये कहा जा रहा है कि गौरव ही सिलेक्ट होना है ओनली, अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा गया है ओनली गौरव सेलेक्ट होना है तो आपको सतीश को हटाना पड़ेगा। गौरव को सिलेक्ट होना है, सिर्फ गौरव को सिलेक्ट होना है तो सतीश को हटना पड़ेगा। तो यहाँ हमने सपोज कर लिया, क्योंकि ये लिखने का मेथड, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए तो आप ये तो नहीं मना करेंगे, ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो केस स्टडी में पढ़ा था तो हम यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसलिए लिखने का मेथड भी आपको पूरा बताया जा रहा है और इससे आपको याद भी रहेगा। ए इवेंट हमने सपोज कर ली गौरव सेलेक्ट हो रहा है, बी इवेंट सपोज कर ली कि सतीश सेलेक्ट हो रहा है। ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, ओनली गौरव मीन्स आपका सतीश को हटाना है, यानी सतीश के ऊपर आपको बार लगाना है, सतीश को छोड़ना है और गौरव को सेलेक्ट करना है। ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इसलिए यहाँ हम इनका प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी में ले सकते हैं। तो गौरव को सेलेक्ट करना है और सतीश को सेलेक्ट नहीं करना है। अब देखिए,
जिसको नहीं करना है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस, उसको आप 1 माइनस कर सकते हैं, करना होता है, कर सकते हैं नहीं सॉरी, करना होता है। जो हमें नॉट करनी है इवेंट उसको हम 1 माइनस करके फाइंड करते हैं। तो गौरव के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.60 और सतीश सेलेक्ट ना हो, सिर्फ गौरव सेलेक्ट हो, तो हमने इसको 1 माइनस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस कर लिया 1 में से, आपके पास आ गया 0.0880, इनका प्रोडक्ट 0.480। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओनली गौरव कहा गया है, यही इसके इस क्वेश्चन में पांचों पार्ट्स में कंफ्यूजन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अब यहाँ कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम, एक दोनों में से, कोई भी दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाए। अब हम यहाँ चाहे गौरव सेलेक्ट हो जाए और चाहे सतीश सेलेक्ट हो जाए, तो ये हमने जो सपोज करा था और ये हमें गिवन है। ए और बी, ए इवेंट हमने गौरव की ले ली, बी इवेंट हमने, अब यहाँ हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में लिया कि ओनली गौरव सेलेक्ट हो रहा है प्लस ओनली सतीश सेलेक्ट हो। तो यहाँ हम प्लस को यूनियन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में और प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला हमने केस ले लिया कि गौरव सेलेक्ट होगा और सतीश सेलेक्ट नहीं होगा। दूसरा केस हमने ले लिया सतीश सेलेक्ट होगा और गौरव नहीं सेलेक्ट होगा। ये दोनों केसेस हमें लेने हैं अगर एक पर्टिकुलर का नाम नहीं दिया गया। पहले पार्ट में आपने समझा कि अगर एग्जामिनर ने, यहाँ आपको ध्यान देने की बात यही है कि अगर एग्जामिनर ने नाम दे के बोल दिया कि आपको ही ये काम करना है, तो आपको उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया कि आप जितने स्टूडेंट, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई भी एक लेना है, आप सब में से जितनों ने क्लास ज्वाइन करी है उनमें से मुझे कोई एक लेना है, तो मुझे सबको देखना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक एक बार ट्राई करना होगा। अगर मैंने पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम ले लिया कि मैं इसी को कर रही हूँ, तो फिर तो वो हो गया, आपको उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बाकियों को ना लेने की निकालनी है। और अगर हमने ये कह दिया कि मुझे एक ही लेना है, कोई भी हो सकता है वो, तो फिर आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गौरव के सेलेक्ट होने की और बी सतीश के ना सेलेक्ट होने की। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी सतीश सेलेक्ट हो जाए और गौरव ना सेलेक्ट हो। अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे जैसे आपने पिछले पार्ट में रखी थी, 1 माइनस करके 0.60 इंटू 1 माइनस 0.20 प्लस 0.20 इंटू 1 माइनस 0.60। अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 0.80 प्लस 0.20 इंटू 0.40। प्रोडक्ट हो गया इनका। अब इन्हें ऐड करना है। ऐड करके आपके पास आंसर आ गया
0.56। देखिए, आपको जो देखने में एक सा लग रहा था पहले, वो यहाँ दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यही टेक्निक है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट none of them is selected? None of them is selected means दोनों में से कोई भी सेलेक्ट ना हो, एक भी सेलेक्ट ना हो। तो इसके लिए अब तो यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है नहीं, ना गौरव को सेलेक्ट होना है और ना सतीश को सेलेक्ट होना है। तो इजीली ये तो यही आप जो पहले से लिखते चले आ रहे हैं, ए इवेंट गौरव की है और बी इवेंट सतीश के सिलेक्शन की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है। अब यहाँ दोनों के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए इवेंट पर बी बार और बी इवेंट पर बी बार, दोनों को 1 माइनस कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 0.80। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 0.32। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड? अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 पोस्ट है तो दोनों ही सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये सब आपने पहले से लिखते चले आ रहे हैं, वही है। ए गौरव के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, बी सतीश के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। ये प्रोडक्ट आप ध्यान रखना है, आपको हर क्वेश्चन में नहीं ले सकते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोथ की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, तो वहाँ पे आप ये नहीं है, वहाँ पहले क्वेश्चन में आपने देखा प्रोबेबिलिटी 60 एंड 40 थी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 20% थी। तो वहाँ प्रोडक्ट नहीं आ रहा था दोनों इवेंट का। ये हर क्वेश्चन में हम नहीं ले सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में हम इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ रख दी 0.60 इंटू 0.20। अब आपका आ गया ये प्रोडक्ट करके आपके पास आ गया 0.12। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब 5th पार्ट देखिए बिल्कुल अलग तरह से बनाया जाता है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 5th पार्ट को बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए ये क्या गिवन है, consider that consider the 3 events। अब यहाँ पे 3 नई इवेंट्स दी गई हैं,
ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, ये आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला। नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, ये आपका सेकेंड पार्ट था। एंड बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड, ये तीन इवेंट अलग हैं। इसमें ना आपको ये कहा जा रहा है कि गौरव सेलेक्टेड है या सतीश सेलेक्टेड है। आर दीज थ्री इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तीन इवेंट हैं जिनके आंसर्स आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में फाइंड करें, पहले चारों पार्ट्स में आपने जो आंसर्स फाइंड करे हैं तीन इवेंट्स, क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये होता है कि अगर आपके पास दो इवेंट है या तीन इवेंट है या चार इवेंट है, पांच इवेंट, जितनी भी इवेंट आपके पास है, अगर सब का सम सैंपल स्पेस होता है तो वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी सारी प्रॉपर्टीज का सम होता है 1। तो यहाँ हमें ये चेक करना है कि जो ये तीन इवेंट हैं क्या इनका सम 1 आएगा। अब ये जो है ए इवेंट गौरव और बी इवेंट सतीश, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमें फिफ्थ पार्ट का कंसर्न है, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, दोनों में से एक सेलेक्ट हो, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड किया नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, और थर्ड पार्ट में आपने फाइंड किया बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड। ये पहले तीनों पार्ट में आपने फाइंड किया है। तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन पार्ट्स का आंसर आपको यूज करके ये पता करना है कि ये इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है या नहीं। ये तीनों इवेंट आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इन तीनों का सम। इन तीनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर 1 आएगा तो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगी, और अगर नहीं आएगा तो ये इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होंगी। इन तीनों का सम 1 आ रहा है। तो यहाँ ये आपको नोट करना है कि ये तीनों इवेंट में गौरव और सतीश से पर्टिकुलर से मतलब नहीं है। हमें एग्जामिनर ने पूछा है कि ओनली 1 सेलेक्ट हो, या तीनों में से कोई ना सेलेक्ट हो, या बोथ सेलेक्टेड हो। इन तीनों का सम क्या होता है? इन तीनों का सम 1 आ रहा है। तो ये तीन इवेंट हमारी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अब देखिए ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के बताए। श्रुति पूछ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, और अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं जिनका इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स का प्रोडक्ट होता है। अब अगर आपको इवेंट के एग्जाम्पल से करना है तो उसके लिए
पूरे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। अगर आपकी कोई दो इवेंट जिनका प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है, अगर आपके पास एक इवेंट जैसे यहाँ गौरव और सतीश को दिया गया है, गौरव की प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की 0.60 और सतीश की प्रोबेबिलिटी है 0.20। इनका आप प्रोडक्ट कर लीजिए और अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी दी होती, दोनों सेम आ जाए तो इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं। ये मैंने अभी आप शॉर्ट में बता दिया इसी क्वेश्चन में, और इसके पूरे डिटेल्स के लिए 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिए हुए हैं, और उसके लिए मैं एक अभी सेपरेट वीडियो आपको बनाने वाली हूँ। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आज की इस वीडियो में हम केस स्टडी के बारे में समझ रहे हैं कि केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जब जो वीडियो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी पे आएगी उसमें ये आएगा, 3 तरह की इवेंट्स यहाँ पे हमने यूज़ करी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, ये मैंने आपको बताया। अगर 2 इवेंट आपके पास ऐसी हैं, एक डाइस थ्रो करने पे इवन नंबर कम्स अप एंड ऑड नंबर कम्स अप, तो ये इवेंट आपका इंटरसेक्शन 5 है, तो यहाँ आपका इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो गई। एग्जॉस्टिव, अगर जितनी भी इवेंट हैं सब का सम, अगर इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाए, और अगर प्रोबेबिलिटी है तो सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और नहीं तो आपको फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, उनका प्रोडक्ट, और क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्शन गिवन है दोनों सेम आते हैं तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। बाकी क्वेश्चन में यहाँ गौरव एंड सतीश दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, और इस क्वेश्चन में इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ प्रोबेबिलिटी से अलग, ये क्वेश्चन लिया गया है आपका 11th के फंक्शन से। 11th क्लास में जो आपने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा है, 2nd चैप्टर, और इंटीग्रेशन का चैप्टर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 8th चैप्टर, इसमें आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, तो ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इस चैप्टर से लास्ट ईयर तक 6 मार्क्स का एक श्योर क्वेश्चन आता है। इस बार 8 चैप्टर से इस साल के लिए, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, इसमें से 8.2 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। तो यहाँ इसमें लेकिन इस चैप्टर की वेटेज उतनी ही है जो वेटेज लास्ट ईयर इस चैप्टर से थी 6 मार्क्स से, वही वेटेज अब भी है। 6 मार्क्स इस चैप्टर से 8 चैप्टर से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि केस स्टडी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 8 चैप्टर से आ जाए। 8 चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन दोनों चैप्टर को क्लब करके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन जो लिया है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन जो आपने 11th में पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़
अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है। उसके डिटेल में आज हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे ज़्यादा। अभी हम ये क्वेश्चन जो केस स्टडी पे बन रहा है इसको करेंगे। अ पार्किंग लॉट इन एन IT कंपनी हैज़ एन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals 1 plus mod x plus 1, x equals -3, x equals 3 and y equals 0। ये आपका मेन क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में एक कर्व दिया हुआ है y equals 1 plus mod x plus 1, और दूसरा आपको लाइंस दी हुई हैं x equals -3 एंड x equals 3। आपको यही ध्यान रखना है ज़्यादा करके, और x equals y equals 0 यानी x axis। The area is divided into two parts by the line x equals -1। Students are asked to put the poster related to child labor in one part। अब आपको ये एक कर्व गिवन है जिसका आपको x equals -3 एंड x equals 3 इसके बीच का एरिया लेना है। इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक पार्ट को चाइल्ड लेबर को दे दिया गया है एंड रिलेटेड टू द एजुकेशन फॉर ऑल, दूसरा पार्ट एजुकेशन फॉर ऑल को दिया गया है। पोस्टर रिलेटेड टू द एजुकेशन फॉर ऑल आर टू बी प्लेस्ड इन द पार्ट विथ मोर एरिया। एग्जामिनर का ऐसा सोचना है कि अगर एजुकेशन फॉर ऑल सारे लोग एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, तो चाइल्ड लेबर अपने आप ख़त्म होगा। तो इसलिए इन्होंने मोर एरिया एजुकेशन फॉर ऑल को दिया है। ठीक है, आपको यहाँ जो आपका ये कर्व है, ये आपको कर्व गिवन है, इसका एरिया बिटवीन x equals -3 एंड x equals 3, इसके बीच का एरिया आपको फाइंड करना होगा, जिसमें ग्रेटर एरिया जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल को दिया जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास सेकेंड चैप्टर से हो गया। डोमेन एंड रेंज ये आपको समझनी पड़ेगी। डोमेन मीन्स क्या होता है, x की वो वैल्यूज़ जो आप फंक्शन में रख सकते हैं। रफली आइडिया में हम इसको ऐसे कह सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल समझने के लिए फिर वही है कि सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ ये मान लेते हैं कि x की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जिससे कि फंक्शन डिफाइंड रहे उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ हमने इसका ग्राफ बना लिया और इसमें चेक कर रहे हैं कि सारी रियल वैल्यूज़ x की कोई भी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। x की कोई भी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। ये ग्राफ कैसे बनाया ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी आगे चलेंगे हम, तब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी यहाँ सिर्फ डोमेन पूछा गया है। तो डोमेन आपका क्या हो गया, x की वैल्यूज़ ऑल रियल वैल्यूज़। ये ज़्यादातर मॉडुलस फंक्शन में डोमेन ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑल रियल वैल्यूज़ ही होती हैं।
सेकेंड पार्ट में एग्जामिनर ने पूछ लिया फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए, अगर आपको डोमेन और रेंज बहुत अच्छी तरह से नहीं आती तो यहाँ आपको पता है, आपकी चॉइस है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज़। अब यहाँ आपको देखना है कि आपकी y एक्सेस पे फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। y की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ y की वैल्यूज़ क्या होती हैं, y की वैल्यूज़ रेंज होती है। तो रेंज आपकी हो गई 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी रेंज हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में एरिया, व्हाट इज़ द एरिया एलोकेटेड फॉर द पोस्टर एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए आपको एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ आपको ये बनाना पड़ेगा, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ग्रेटर एरिया दिया है एग्जामिनर ने। क्यों दिया है, क्योंकि एग्जामिनर का मानना है अगर सबके लिए एजुकेशन हो जाएगी तो चाइल्ड लेबर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे तो चाइल्ड लेबर अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने ये ग्राफ बनाया है इसका। ये आपकी y एक्सेस से पैरेलल लाइन है, x इक्वल्स -3 और x इक्वल 3 और x इक्वल -1 से डिवाइड करा गया है। x इक्वल -1 कहाँ से आ रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन कर दिया इन्होंने पार्ट 1 में। लेकिन मॉडुलस फंक्शन में जो आपका फंक्शन है x इक्वल्स 1, अगर आपको ये पता करना है तो ये क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है -1 से, ये कैसे निकाला जाता है, इसको आप 0 रख दीजिए। ये जो आपका पार्ट होता है x + 1 मॉडुलस के अंदर वाला, इसको आप 0 रख दीजिए। इस पार्ट को आप 0 रख दीजिए। इस पार्ट को हम 0 रख के x की वैल्यू -1 आ जाती। तो -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, यानी -3 से -1 के लिए हमें इससे पहले माइनस लगाना पड़ता है। मॉड हटा देते हैं। मॉड हटा के मॉड को हमने रिप्लेस करा है, ये यहाँ से मॉड हटा दिया और इसकी जगह पे माइनस लगा दिया जाता है। ये हम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी y की वैल्यू नीचे ना जाए, ग्राफ में निगेटिव ना हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो y की वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी, जबकि मॉडुलस है, हमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। यहाँ से हम वैल्यू निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में तो खैर एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि आपको -1, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि मॉड जब हम हटाते हैं, यहाँ से हम मॉड को रिप्लेस कर रहे हैं। जब भी हम मॉड को रिप्लेस हटाएंगे तब हम, अगर आपकी -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए माइनस पहले लगाएंगे, और अगले पार्ट में जब हम ये ग्रेटर एरिया निकालेंगे तब हम मॉड हटा के प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने मॉड को हटा के ब्रैकेट लगाया और इससे पहले माइनस लगा दिया। इससे पहले हमने माइनस लगा दिया तो आपका ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच रहा है -x। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, y इक्वल्स -x। अब आपको पार्ट 1 का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये फॉर्मूला है, ये आपने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा है। अभी हम क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। एरिया अंडर द कर्व होता है। अगर आपका x एक्सेस से बाउंडेड एरिया है, यहाँ हमारा एरिया लाइन एंड x एक्सेस
से बाउंडेड है, तो यहाँ हम एरिया का फॉर्मूला लेंगे y इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या होती है, x की वैल्यूज़। x की वैल्यूज़ हमारी लिमिट होती हैं और एरिया होता है, क्योंकि हमें ये पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये वाला पार्ट का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, पार्ट 1। तो हमने यहाँ पे इसको लिमिट आपकी ये हो गई x इक्वल्स -3 से -1 तक आपकी ये लिमिट हो गई, और हमारा एरिया हो गया y dx। अब हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। ये हमने y की निकाली -x, इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन है x²/2। अब हम इसमें लिमिट्स की वैल्यूज़ रख देंगे। पहले अपर लिमिट रखी जाती है और फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 -9/2 ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, माइनस माइनस प्लस होके एरिया आपका आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स लिखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे सेकेंड पार्ट का एरिया। अब हमें सेकेंड पार्ट का एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट के एरिया के लिए आपकी वैल्यूज़ जो है -1 से ग्रेटर है, तो यहाँ हम मॉड हटा के प्लस लगाएंगे। मॉड हटा के इसके आगे प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या बन रहा है। मॉड हटा के हमने x को 1 रख लिया, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई x+2। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, एरिया हमें फाइंड करना है पार्ट 2 का। ये आ गया आपका y dx ही एरिया होगा। लिमिट यहाँ आपकी आ रही है -1 से 3। y dx इसकी वैल्यू आ रही है आपकी x+2। y की वैल्यू ये हमने अभी कैलकुलेट करी। अब इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट की वैल्यूज़ रखनी है। पहले आपकी अपर लिमिट रखी जाती है माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू रख दी 3, x के प्लेस पे 3 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट x में और x² दोनों की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको आपने 2 हमने एलसीएम ले लिया, 9 - 1/2 और 6 + 2 ये हमारे पास आ गया। तो ये हो जाएगा 8/2, 4 + 8 यानी 12 यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया हो गया। अब आपका थर्ड पार्ट में एग्जामिनर ने पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया एलोकेटेड फॉर पोस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको एरिया ही फाइंड करना था जो हम दोनों पार्ट के लिए पहले निकाल चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपको एरिया पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर आपका ये क्वेश्चन केस स्टडी में आता है तो इसको आप रफ में कर सकते हैं। कैलकुलेशन को रफ में करके आप इसको शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, व्हाट इज़ द एरिया एलोकेटेड फॉर पोस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ये एरिया हम अभी सेकेंड पार्ट के में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे क्या एरिया हो जाएगा, पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें बोला गया है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही लास्ट लाइन में लिखा है कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए एरिया जो दिया जा रहा है वो लार्जर एरिया दे रहे हैं।
लार्जर एरिया आपका अलॉट किया जा रहा है फॉर एजुकेशन फॉर ऑल को। लार्जर एरिया दे रहे हैं जो कि हमने अभी पिछली बार में निकाला है। ये 12 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं आप इसमें, और 12 यूनिट्स आपको लिखनी पड़ेगी जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी होगी। 4th मार्क में फिर पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया एलोकेटेड फॉर पोस्टर्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के लिए आपका क्या एरिया है? तो चाइल्ड लेबर के लिए एरिया आपका स्मॉल पार्ट दिया गया है, छोटा वाला एरिया चाइल्ड लेबर को दिया गया है। तो ये एरिया हमने अभी निकाला, पिछले पार्ट में हमने फाइंड कर लिया कि 4 यूनिट्स हमारा आ रहा था। 4 स्क्वायर यूनिट भी आप लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर यूनिट ही आपको लिखना है। अब देखिए 5th पार्ट। 5th पार्ट को आपको मुश्किल है, इसमें आपको फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हाट इज द एरिया फॉर पार्ट 2 इफ एरिया इज डिवाइडेड बाय लाइन x = 0। यानी यहाँ पे इन्होंने एरिया थोड़ा कम कर दिया, लार्जर एरिया को x = 0 से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये आपका एरिया, यानी लिमिट आपकी चेंज होगी बस क्वेश्चन में 0 to 3, और एरिया आपका वही रहेगा जो आपने पहले करा है। सब कुछ वही है। ये आपका, क्योंकि ये -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं तो x + 1 से पहले प्लस आएगा। ये फंक्शन हो गया आपका। फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 + mod x + 1। तो यहाँ हम मॉड को हटा के प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको दिया गया है इंटरवल 0 से 3, ये -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा है तो मॉड रिप्लेस करके उसको आप प्लस लगाते हैं। हम देखिए ये हो गया आपके पास x + 2, जैसे आपने पहले करा था वही कर रहे हैं हम दोबारा से। एरिया क्या आएगा? लिमिट हो गई आपकी 0 to 3, बस सिर्फ लिमिट चेंज होगी यहाँ, और इसमें आपका कोई भी चीज़ क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। अब ये आपको एरिया वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे इंटीग्रेशन आपका 0 से 3 लिमिट हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 dx। इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 0 to 3। अब हम यही करेंगे, लिमिट सॉल्व करनी है। पहले अपर लिमिट रखनी होती है x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट रखनी होती है, और दोनों के बीच में माइनस आता है। यानी आपने पहले अपर लिमिट रखी x के प्लेस पे 3² / 2 माइनस लोअर लिमिट 0² / 2 प्लस 2 × x की जगह पे अपर लिमिट माइनस 2 × x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 - 0 / 2 एंड 6 - 0। आपके पास आ गया 9/2 यानी 4.5 प्लस 6 यानी एरिया हो गया 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये टॉपिक आ गया होगा समझ में ठीक से। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो एटलीस्ट इतना तो बनता है मेरा कि इसको आप लाइक कर दें और इसी तरह के केस स्टडीज़ और नए टॉपिक्स करने के लिए या आपको कोई पुराना टॉपिक भी समझना है तो उसके लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। अगर कोई भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस आती हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी इंटीग्रेशन या प्रोबेबिलिटी की वीडियोस आपकी कुछ आ चुकी हैं और कुछ और आती रहेंगी, वो आपको मिले उसके लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।